चलो तो फटाफट से रिवाइज करेंगे। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with what? Which deals with living organisms. So biotechnology is a branch of biology which deals with either living organism या तो the products of living organism, right? Yes. ओके तो उसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, या तो जब कोई कपल्स फर्टाइल नहीं होते तो उसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, डीएनए वैक्सीन एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट स्लाइड। ओके प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या ध्यान रखा था? दो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ध्यान में रखेंगे। कौन से? सो वन वाज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग डीएनए या आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको मैनिपुलेट करेंगे, होस्ट सेल में डालेंगे और फिर वो होस्ट सेल हमारा काम करेगा, हमारे लिए वैक्सीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, जो आप बोलोगे बनाएगा। एंड देन प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, क्या क्या हमारे काम की चीजें हैं? वैक्सीन्स है, एंजाइम्स है, एंटीबायोटिक्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Let's go further with this explanation. इतना तो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। Now let's go further with this explanation. What does genetic engineering include? So genetic engineering includes creation of recombinant DNA. बताइए recombinant DNA क्या है? बहुत बार पढ़ा हम लोगों ने। Tell me what is recombinant DNA? Come on children. पता है आप लोगों को? Recombinant, the name itself is suggesting something. फटाफट चलो। Combination of DNA. Combination of DNA or you can say new type of DNA, right? तो when I say recombinant DNA मतलब मेरा जो DNA है उसके अंदर मैंने कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया है, तब वो बन गया recombinant DNA. देन यूज ऑफ जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब है जो मैंने अभी बोला कि एक फॉरेन जीन को हमने क्लोन किया, मे बी किसी वेक्टर के अंदर, वो वेक्टर हो सकता है प्लास्मिड, फाजमिड, कॉस्मिड, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 10 में। एंड जीन ट्रांसफर, तो फटाफट से बता दो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सी तीन चीजें इंक्लूडेड हैं? जल्दी जल्दी बताओ। Which three things are included? Creation of recombinant DNA. Recombinant DNA, Use of gene. gene transfer. And gene transfer, ठीक है। Okay, let us understand these things again. So next slide. Now, जब भी मैं बोल रही हूं कि मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अब देखो पहले भी आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो, थोड़े कंसेप्ट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दो तरह के आपने रिप्रोडक्शन पढ़े थे, फटाफट से बताओ कौन से रिप्रोडक्शन पढ़े थे आपने? Sexual and asexual. वेरी गुड। आपने दो तरह के रिप्रोडक्शन पढ़े, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ओके, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एडवांटेज हमने क्या पढ़ा था? एडवांटेज ये पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस पॉसिबल है। क्योंकि वेरिएशन पॉसिबल है, वी कैन वर्क आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक सेटअप्स। अभी तक येलो मैंगो मिल रहे थे, मुझे पर्पल मैंगो चाहिए, पॉसिबल। मुझे ग्रीन कलर का टोमेटो चाहिए, पॉसिबल। तो आई कैन वर्क आउट डिफरेंट यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक सेटअप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जो पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन को बेनिफिशियल हो। ह्यूमंस को अपना फायदा निकालना बहुत अच्छे से आता है, तो हम क्या करेंगे? हम बेनिफिशियल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। पर उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमको पूरी समझ चाहिए होगी, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा। हाउ डज द जेनेटिक वर्क, हाउ डज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वर्क। ओके, तो ये तो फायदा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी फायदे हैं। क्या फायदा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? इट विल प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा ये है
कि जो भी उसका जीनोम था, जो जीन पूल था, जेनेटिक सेटअप था, वो प्रिजर्व्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस आ ही नहीं सकती। तो सपोज मैंने एक कॉम्बिनेशन वर्कआउट कर लिया कि ये परफेक्ट है, अब मुझे इसको चेंज नहीं करना, अब ये ऐसा ही रहना चाहिए, तो मैं उसको किस मोड में डाल दूंगी? देन आई शुड पुट इट इन द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ताकि मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो वैसा का वैसा ही रहे, उसमें आगे जाके कोई भी वेरिएशन ना आए। तो इतना क्लियर है। मुझे जब वेरिएशन चाहिए तो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल। Sexual. और जब मुझे प्रिजर्व करना है मेरे जीनोम को तो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल। ठीक है। अच्छा, अब बायोटेक्नोलॉजी के भी पहले बहुत कुछ हमारे फोरफादर्स करते थे। क्या करते थे? हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सुना है ना? सो वी स्टिल, जब हमको बायोटेक्नोलॉजी नहीं पता था तभी भी तो हाइब्रिडाइजेशन तो होता ही था। अच्छी नस्ल के घोड़ों का हाइब्रिडाइजेशन करते थे, अच्छे वाले क्रॉप का हाइब्रिडाइजेशन करते थे। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स इन प्लांट एज वेल एज एनिमल ब्रीडिंग, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। जब उनको जीन नहीं पता था, डीएनए नहीं पता था, तभी भी ये सारी चीजें होती थी। क्या करते थे इसमें? दे इंक्लूडेड एंड दे मल्टीप्लाइड डिजायरेबल जीन्स ओनली। वो कोशिश करते थे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। आई हैव अ स्टेबल ऑफ हॉर्सेस, मेरे पास घोड़ों का तबेला है जिसमें मेरे पास लेट अस से 25 हॉर्सेस हैं। उसमें से 5 हॉर्स ऐसे होंगे जो एकदम तगड़े होंगे, कभी बीमार नहीं पड़ते, बहुत अच्छा दौड़ते हैं, वेरी वेल बिल्ड। तो मैं यही 5 घोड़ों को सिलेक्ट करूंगी फॉर ब्रीडिंग। जो भी ब्रीडिंग होता है फीमेल हॉर्सेस का, जिनसे मुझे नए बच्चे चाहिए, आई विल यूज ओनली दिस 5 हॉर्सेस। पर देखो यहाँ पे मेरा कंट्रोल कितना है। आई एम चूजिंग द हॉर्सेस विच आर गुड, वेल बिल्ट, हेल्दी, पर उसके अंदर क्या जीन पुल है वो तो मैं नहीं देख सकती। अल्टीमेटली कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल डीएनए है। मुझे दिखता नहीं है, ना ही मुझे उसके जीन का सीक्वेंस पता है। तो क्या होगा? जब ये ट्रेडिशनल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता था, तो अलोंग विद द डिजायर जीन्स, या तो अलोंग विद द डिजायरेबल जीन्स, बहुत सारी अनडिजायरेबल जीन्स भी इंक्लूड हो जाती थी, और उसका मल्टीप्लिकेशन भी साथ साथ में होता था। मेरे पास, आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, क्योंकि पूरा का पूरा घोड़ा लिया मैंने, पूरे के पूरे घोड़े ने अपना सीमन इंट्रोड्यूस किया फीमेल हॉर्स में। तो सीमन में तो काफी सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें जिसके जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच में तकलीफ ये है कि इट कैन लीड टू इंक्लूजन एंड अनडिजायरेबल inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desirable gene. अब अगर मुझे सब कुछ कंट्रोल करना है, एक एक जीन सिर्फ मेरी मर्जी का ही अंदर जाना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं करूंगी, आई विल गो फॉर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। क्या करूंगी मैं? आई विल डू ऑल द 3 थिंग्स जो हमने अभी डिस्कस की थी: रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। समझ में आया आपको क्यों जरूरत पड़ी उसकी? Yes. ठीक है। तो पहले भी Yes. हम हाइब्रिडाइजेशन करते थे, पर वो हाइब्रिडाइजेशन से काम क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि बहुत सारी अनडिजायरेबल जीन्स इंट्रोड्यूस हो जा रही थी और मल्टीप्लाई हो जा रही थी। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझो मेरे पास एक पीस ऑफ डीएनए है विच इज द डीएनए ऑफ माय इंटरेस्ट। समझो ये इंसुलिन बनाता है। अब ये जो पीस ऑफ डीएनए है, मैं चाहती हूं कि ई कोलाई बैक्टीरिया मेरे लिए इंसुलिन बनाए। बनाएगा? क्यों बनाएगा? उसको तो कोई काम नहीं है इंसुलिन का। व्हाई शुड इट मेक इंसुलिन? तो ये जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है, डायरेक्टली मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं डाल सकती कि तुम मेरे मतलब की चीज बनाओ। नॉट पॉसिबल। एक तरीका होता है इसको ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने का,
वो तरीका ऐसा होना चाहिए कि ये जो मेरा एलियन डीएनए है वो ऑर्गेनिज्म के जीनोमिक डीएनए में घुल मिल जाना चाहिए. It should become integral part of the genomic DNA of the host, या तो उसको मैं रेसिपिएंट भी बोल सकती हूँ. जब वो होस्ट का या तो रेसिपिएंट का जीनोम का इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा, तब क्या होगा? सो नाउ इट हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जीनोम ऑफ द होस्ट और रेसिपिएंट डीएनए, सॉरी रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म. तो क्या होगा? जितनी बार ये होस्ट मल्टीप्लाई करेगा उतनी बार उसका जो जीनोम है उसकी कॉपीज बन रही है, और उतनी ही बार मेरा जो एलियन डीएनए है वो भी कॉपी हो रहा है. ये कब होगा? ये तभी होगा when it becomes the integral part of the genome of the recipient. Okay, it should become a part of the chromosome. ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास एबिलिटी है रेप्लिकेशन की. क्योंकि देखो मेरा ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता अपने आप से. रेप्लिकेशन की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं. तो रेप्लिकेशन कौन कर सकता है? रेप्लिकेशन होस्ट का क्रोमोसोमल डीएनए कर सकता है. उसके साथ साथ अगर मैंने ये अपने एलियन डीएनए को सेट कर दिया तो जितनी बार वो रेप्लिकेट होगा उतनी बार मेरा एलियन डीएनए भी रेप्लिकेट होगा. अब एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? डीएनए टू डीएनए. जब एक डीएनए कॉपी होके दूसरा डीएनए बनाता है तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन. वेरी नाइसली स्टेटेड. ओके, पर रेप्लिकेशन ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा. रेप्लिकेशन होने के लिए, क्योंकि देखो रेप्लिकेशन होने की कुछ कंडीशंस हैं. ऑर्गेनिज्म तो सिर्फ अपना ही जीन्स, उसकी जो सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स है उन्हीं को रेप्लिकेट करेगा. पर हमको क्या चाहिए कि वो हमारा जीन भी रेप्लिकेट करे, और हमको ये चाहिए कि हमारी सिर्फ डिजायरेबल जीन को रेप्लिकेट करे. अनडिजायरेबल जीन्स को हमने छोड़ देना है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं. वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड एफर्ट ऑन दिस अनडिजायरेबल जीन्स. तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए डीएनए को होस्ट डीएनए के पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बनाएंगे. ओके, अब ऐसा तो क्या है वो क्रोमोसोम में कि वो रेप्लिकेट कर सकता है और हमारा पीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता. बताइए क्या है वो क्रोमोसोम में ऐसा जो हमारे पीस ऑफ डीएनए के पास नहीं है? द आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन. आपको पता है? कम ऑन. डीएनए कब रेप्लिकेट करता है? हमने लैक ऑपेरॉन पढ़ लिया है, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने. रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. द आंसर हैज टू कम फ्रॉम यू. माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. हाँ बोलिए. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. यस, ये जो क्रोमोसोम है, होस्ट का क्रोमोसोम, उसके पास एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है. ये डीएनए सीक्वेंस क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन. शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत ये वाला स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस करेगा, और इसको क्या बोलेंगे? इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको पंखा चालू करना है, एक बार स्विच तो दबानी पड़ेगी ना. एक बार स्विच दबा दी, फिर वो पंखा चलता रहेगा पूरी रात, पूरा दिन, जितना आपको चलाना है. बट इट हैज टू बी इनिशिएटेड बाय स्विचिंग इट ऑन. तो वो जो स्विच है वो क्या है? वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. सबको समझ में आ गया? क्रोमोसोम कब रेप्लिकेट करेगा? क्या होना चाहिए उसके पास? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. एवरीबडी हैज टू से. क्या होना चाहिए उसके पास? Origin of the replication. हाँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, विच इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ स्पेशल सीक्वेंसेस. चलो, अब हमने अपना एलियन डीएनए लगा दिया अंडर द ओराई सीक्वेंसेस. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंसेस के साथ साथ हमने अपना एलियन डीएनए लगा दिया. अब ये रेप्लिकेट हो सकता है, लेकिन ये रेप्लिकेट कहाँ होगा? एक मशीनरी तो चाहिए ना. मशीनरी कौन प्रोवाइड करेगा? ऑर्गेनिज्म के सेल प्रोवाइड करेंगे. तो हमको अपना जो फॉरेन डीएनए है, इट हैज टू बी लिंक्ड
नंबर 1 विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको इसको क्लोन करना पड़ेगा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो वी वांट आवर फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए टू रेप्लिकेट, सो आई लिंक्ड इट विथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब खाली रेप्लिकेट थोड़ी करना है, मल्टीप्लाई भी तो करना है, बहुत सारी कॉपीज बनानी है उसकी, एक ही बार रेप्लिकेट नहीं करना, मुझे उसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है। तो मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट इट टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, अपने आप, बार बार मैं उसको हेल्प ना करूं। तो अपने आप वो कब मल्टीप्लाई करेगा, जब वो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा तब। Once I have introduced my foreign DNA into the host organism, this process is called cloning. एक बार क्लोनिंग हो गया, वो अपने आप बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज बनाते रहेगा। जैसे जेरोक्स मशीन में आपने आपका जो ओरिजिनल कॉपी है वो रखा, और फिर आपने बटन में नंबर ऑफ कॉपीज में बता दिया, आपको 100 चाहिए, 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, बस 10,000 फीड करके आपने बटन दबाना है, 10,000 कॉपीज निकल जाएगी विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू योर ओरिजिनल कॉपीज। तो जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आई नीड टू लिंक फिर से एक लास्ट बार बता देती हूँ what is important, the important thing is my DNA should be linked with origin of replication in such a way that my foreign DNA can multiply itself in the host organism, जो मशीनरी चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म में है। तो दिस इज नोन एज क्लोनिंग ऑफ डीएनए इनसाइड द होस्ट। समझ में आया आपको? Yes. अच्छा, Yes. अब ये जो क्लोनिंग करोगे, ये किस में करोगे, सिंपल ऑर्गेनिज्म में करोगे या बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में करोगे? Simple. सिंपल ऑर्गेनिज्म में Simple. करोगे, ऐसा सिंपल ऑर्गेनिज्म जो बहुत कम रिक्वायरमेंट में ग्रो करता है, ऐसा सिंपल Amoeba. ऑर्गेनिज्म जिसका सब कुछ आपको पता है, यू नो द एंटायर जीनोम, यू नो द एंटायर बेस सीक्वेंस, ऐसा सिंपल ऑर्गेनिज्म आप चूज करेंगे अपने डीएनए को क्लोन करने के लिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चूज नहीं करेंगे जिसका आपको जीनोम ही नहीं पता, जिसके आपको रेगुलेटरी फैक्टर्स ही नहीं पता। तो ऐसा सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, जनरली इकोलाई यूज करते हैं। ओके, so when I say origin of replication, when I say cloning of DNA has to be done in a very simple organism. Let's go to the next slide. ओके, तो हमने शुरुआत की थी 3 वर्ड से, एक था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दूसरा था जीन क्लोनिंग और तीसरा था जीन ट्रांसफर। वी हैव ऑलरेडी लर्नड व्हाट इज जीन क्लोनिंग, लेट अस सी व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, तो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक डीएनए तो था ही, सो मैंने क्या किया है, I already had a DNA, मैंने इसको मैन्युपुलेट किया, इसमें कुछ ऐड किया, और फिर मैंने एक आर्टिफिशियल डीएनए बनाया। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि मैंने उसमें कुछ ऐड किया है। तो जो पहला आर्टिफिशियल डीएनए बना था उसको क्या बोलेंगे हम? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। सो नाउ आई हैव मेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसे फॉर एग्जांपल ये ई कोलाई का डीएनए था, उसमें मैंने डाल दिया अपना इंसुलिन का जीन, तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बना था? हाउ डिड द पॉसिबिलिटी इमर्ज? दिस इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी of linking a gene which was encoding antibiotic resistance with a native plasmid। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसी में बता देती हूँ, ये क्या है, ये एंटीबायोटिक बनाने वाला जीन है, और इसका रिकॉम्बिनेशन किसके साथ किया? प्लास्मिड के साथ किया। So this recombinant DNA consists of 2 things. Which 2 things? एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक बनाने वाला नहीं, आई एम सॉरी, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन,
and a plasmid. किसने किया सबसे पहले ये? Who tried this first? Stanley Cohen and Herbert Boyer. तो आप कोहेन एंड बोयर याद रख सकते हैं in the year 1972. So this was exactly 6 years before I was born. So Stanley Cohen and Herbert Boyer, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन आइसोलेट किया फ्रॉम अ प्लास्मिड. बहुत स्लोली जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ प्लास्मिड? बताइए, व्हाट इज अ प्लास्मिड? कम ऑन, पढ़ा है हमने इसके बारे में, और नहीं भी पढ़ा है. autonomously replicating circular extra chromosomal DNA. Okay, autonomously replicating extra chromosomal DNA. What do all these fancy words mean? देखो, हमारे पास एक बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. बताओ तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? Salmonella typhimurium. बाकी सब लोग सो गए या मीटिंग ज्वाइन करके घूमने चले गए? What is the name of the bacteria? Salmonella typhi. So name of the bacteria is Salmonella typhimurium. आपने पढ़ा है ना कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क ये है कि प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल सर्क्यूलर क्रोमोसोम. यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स हो सकते हैं. आपके अंदर कितने हैं? क्विक, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू यू हैव? 23. You have 23 pairs of chromosome, isn't it? That makes 46 chromosomes. पर ये हमारा बहुत सिंपल सा बैक्टीरिया है. एक ही क्रोमोसोम होगा इसके अंदर, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम. तो अब मैं एक काम करती हूँ, पहले एक बैक्टीरिया बनाती हूँ. सो ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने बनाया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया. अब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, ये प्रोकैरियोट है, प्लीज माइंड दैट. तो इसके अंदर न्यूक्लियस तो नहीं है, पर इसके अंदर एक सर्क्यूलर, मैं एक काम करती हूँ, इसको कोई और कलर दे देती हूँ. लेट अस मेक अ कलरफुल डायग्राम. ओके, अब इसके अंदर एक सर्क्यूलर क्रोमोसोम है, सिंगल सर्क्यूलर क्रोमोसोम है. बट ये क्रोमोसोम के अलावा भी इसके पास जेनेटिक मटेरियल है. कौन सा जेनेटिक मटेरियल है इसके पास इसके अलावा? सो apart from this single circular chromosome, it has got one more thing, and that one more thing is nothing. Let me take a yellow color for that. यहाँ पे तो इसके पास एक प्लास्मिड भी है. अब आपको बात समझ में आई? इसको मैं लेबल कर देती हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे. ये जो पिंक वाला है ये क्या है? ये हमारा बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी. गलत स्पेलिंग लिख दी मैंने. सो दिस इज साल्मोनेला. लेट मी राइट इट अगेन, देयर इज नो हरी, आराम आराम से समझेंगे. साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. इतनी सारी गलतियां कर रही हूं मैं, आप मत करना एग्जाम में. So because I am sitting with at least 3 different gadgets. So टाइफीम्यूरियम. ओके, ये मेरा बैक्टीरिया है. ये क्या है बैक्टीरिया के अंदर? ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है. ठीक है, सो दिस इज क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया. क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक और डीएनए है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि ये क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है. इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या है? इट इज प्लास्मिड. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल तो है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. बट इसमें एक बहुत ही खास बात है, इट इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग. ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग का मतलब ये है, इट डज नॉट, आई एम सॉरी, सो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग का मतलब ये है कि ये वाला रेप्लिकेट कर रहा है नहीं कर रहा है, नो वरीज एट ऑल. ये अपने आप विदाउट इसके सपोर्ट के रेप्लिकेट कर सकता है. क्यों कर सकता है? इसके पास क्या है ताकि ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट कर सके? जल्दी बताओ, क्या है इसके पास ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट?
या प्लाज्मिड, नहीं, प्लास्मिड तो ये खुद है, बट व्हाई इज प्लास्मिड एबल टू ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट? एक चीज होनी चाहिए उसके पास अपने आप रेप्लिकेट करने की। डीएनए, क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए, नो, अगेन यू आर मिसिंग द आंसर। रेप्लिकेशन के लिए व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन? रेप्लिकेशन कब होगा? क्या होना ही चाहिए तब रेप्लिकेशन होगा? origin of वेरी गुड, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है अपना खुद का, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्रोमोसोमल डीएनए। सो बिकॉज इट इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग बॉडी, क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लास्मिड रेप्लिकेट करके 1 से 2, 2 से 3, 4 कितनी भी कॉपीज बना सकता है, ठीक है। जितनी बार प्लास्मिड रेप्लिकेट होगा उतनी बार आपका जीन भी रेप्लिकेट होगा, क्योंकि आपने अपना जीन कहाँ डाला है? आपने अपना जीन डाला है प्लास्मिड में। इतना क्लियर है? यस, अच्छा, yes, फिर से सेंटेंस समझो। दे हैव सेड दैट दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम द प्लास्मिड। तो ये प्लास्मिड के पास कौन सी जीन थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी। इसका मतलब प्लास्मिड जहां था वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थे। प्लास्मिड जहां नहीं था वो बैक्टीरिया कैसे थे? वो बैक्टीरिया थे एंटीबायोटिक सेंसिटिव। फिर से बताती हूँ, 2 बैक्टीरिया हैं हमारे पास। एक बैक्टीरिया के पास प्लास्मिड है, एक बैक्टीरिया के पास प्लास्मिड नहीं है। तो जिस भी बैक्टीरिया के पास प्लास्मिड है, क्या हुआ? इसको आप एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में उगाओ, दिस विल बी एबल टू ग्रो, ठीक है। सपोज मैंने एक प्लेट ली है, दिखाई थी ना आपको प्लेट्स कैसी होती है, उसके अंदर मैंने आगर आगर डाला और उसके अंदर मैंने एंटीबायोटिक डाल दिया, समझो स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल दिया मैंने। तो ऐसा स्ट्रेप्टोमाइसिन वाले मीडियम में ये बैक्टीरिया विल ग्रो, पर अगर ये बैक्टीरिया ग्रो किया, दिस विल बी किल्ड, दिस विल नॉट बी एबल टू ग्रो। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट रेजिस्टेंट, दिस इज नॉट रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। व्हाई इट इज नॉट रेजिस्टेंट? क्योंकि इसके पास प्लास्मिड नहीं है। ये क्यों रेजिस्टेंट है? क्योंकि इसके पास प्लास्मिड है। समझ में आया आपको? yes, यस, तो plasmid has conferred, plasmid has created which property in the bacteria? प्लास्मिड की वजह से बैक्टीरिया में कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? it is anti, यस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसकी वजह से आया? प्लास्मिड की वजह से आया। प्लास्मिड में क्यों आया? क्योंकि प्लास्मिड में जीन थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो हमने क्या किया? हमने बैक्टीरिया में से प्लास्मिड आइसोलेट किया और प्लास्मिड में से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन आइसोलेट की। समझ में आया क्या किया अभी तक? हाँ, ठीक है। सो फर्स्ट yes, आई टुक बैक्टीरिया। Yes. कौन सा वाला बैक्टीरिया लिया मैंने? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर प्लास्मिड था। प्लास्मिड के अंदर क्या था? प्लास्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी जो मैंने आइसोलेट कर ली। कैसे आइसोलेट कर ली? केक पे रखा हुआ चेरी है क्या कि मैंने उठा लिया? आइसोलेट करने के लिए क्या चाहिए रहेगा मुझे? हाउ विल आई आइसोलेट? I have to cut it from the desired plasmid. प्लास्मिड तो इतना बड़ा था ना मेरा। कैसे बनाया था प्लास्मिड? हमने ऐसे बनाया था ना। प्लास्मिड के अंदर तो बहुत सारी चीजें थी, मुझे तो उसमें से सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन चाहिए। कैसे लूंगी मैं? व्हाट डू आई नीड फॉर दैट? आई जस्ट वांट दिस। तो क्या चाहिए मुझे? आई नीड टू कट इट। अब आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि कटिंग ऑफ डीएनए कैसे करते हैं। जल्दी बताओ कैसे करते हैं। रेस्ट्रिक्शन restriction enzyme, वेरी गुड। रेस्ट्रिक्शन, क्या बोलते हैं उनको? एंडो nuclease, Endonuclease.
है ना। न्यूक्लियस का मतलब ऐसा एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। अब अगर ये मेरा डीएनए है, लेट अस से ये मेरा डीएनए है, डीएनए किसका बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है ना। तो ये मेरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। तो अगर जो मेरा न्यूक्लियस एंजाइम यहां से काटता है, एंड एंड से काट रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? एक्सोन्यूक्लियस बोलूंगी। लेकिन अगर मेरा एंजाइम क्या कर रहा है? मेरा एंजाइम कहीं से भी काट दे रहा है। सो लेट मी शो यू अगेन अ डीएनए सीक्वेंस। तो ये मेरा डीएनए सीक्वेंस है। अब मेरा जो एंजाइम है वो कहीं से भी काट ले रहा है, यहां से और यहां से। तो उसको जरूरत नहीं है एंड्स की, वो कहीं से भी कट कर सकता है। तो अगर वो कहीं से अंदर से कट कर रहा है तो इसको बोलेंगे एंडोन्यूक्लियेजेस, क्योंकि वो अंदर से कट कर रहा है, एंड से कट नहीं कर रहा है। और एंडोन्यूक्लियेजेस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो हम इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस बोलेंगे। मतलब समझ में आया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का? Yes. Yes. हाँ, तो बता दो मुझे, व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस? Scissors for cutting. They are cutting, and where they will cut? They will cut at a specific sequence, है ना? So the enzymes which cut DNA at specific locations, they are known as restriction endonucleases. इनको हम molecular scissors भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? Molecular scissors. Right? Such a correct term for them. Okay, चलो हमने molecular scissor लिया, restriction endonucleases लिए, और हमने इस प्लास्मिड डीएनए को कट कर लिया। ठीक है, ओके। अब हमको इसको कहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा? इसको हम एक ऐसे जगह ज्वाइन करेंगे जो हम अपने होस्ट में इंट्रोड्यूस कर सके। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपकी बुक में ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज की है, हम इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो हमने क्या किया? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को हमने कट कर लिया। कहाँ से कट कर लिया? कटिंग द डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लास्मिड। तो ये जो इतना बड़ा प्लास्मिड था, इसमें से मैंने कट करके एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन निकाल ली। क्या करना है अब इस